दोस्तों आइए समझते हैं कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन कैसे हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले। आइए जानते हैं सबसे पहले नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों और किस कारण से किया, आइए समझते हैं। पहले नादिर शाह का परिचय, यानी नादिर शाह कौन था, कहाँ से आया था और उसने भारत पर आक्रमण किया यानी किस कारण से किया और उसके शासनकाल में क्या क्या घटनाक्रम हुए और वह दिल्ली में आगमन कैसे हुआ उसका। नादिर शाह की वापसी, यानी कि वह नादिर शाह जब अपने ईरान लौटा तो उसके वापसी के बाद क्या हुआ और वह अपने साथ क्या क्या ले गया। आइए इसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि यह यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इससे कई बार अत्यधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। आइए सबसे पहले इसके परिचय पर ध्यान देते हैं। इसका जन्म खुरासान में हुआ था। खुरासान मध्य एशिया में स्थित है। इसका वंश तुर्कमान वंश था, यानी कि ये तुर्कमान वंश से संबंधित था। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ये इसकी उपाधि थी। अफ़गानियों के आक्रमण से ईरान के शाह की रक्षा की। इसने अफ़गानियों जो आक्रमण किया करते थे ईरान पर, उसने वहाँ के शासक शाह की रक्षा की थी और उस शाह ने अपनी रक्षा को के बदले इस नादिर शाह को ईरान का आधा हिस्सा दे दिया खुश होकर, और खुद आधे हिस्से में शासन करने लगा। कुछ समय बाद जब ईरान का शासक शाह की मृत्यु हो जाती है तो नादिर शाह उस आधे हिस्से को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है और संपूर्ण ईरान का शासक बन जाता है, यानी उस ईरान पर ये पूर्णतः कब्जा कर लेता है। आइए अब समझते हैं कि इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसके क्या मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि यह धन दौलत को लूटना चाहता था। यह एक लुटेरा था और उस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि भाड़े के सैनिक को वेतन देने के पैसे नहीं थे। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसके दूत की हत्या कर दी गई थी मुग़ल के द्वारा पंजाब में एक जगह है जलालाबाद, जो अब पाकिस्तान में है। अपने दूत की हत्या अपना अपमान समझा और यह मुख्य कारण बना कि यह भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। और तीसरा कारण ये था कि मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति, उस समय मुग़ल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति हो गई थी और ये उसके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर था भारत पर आक्रमण करने के लिए। पांचवा कारण यह था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि वहाँ पर कौन आता है कौन जाता है, किसका साम्राज्य बढ़ता है, यह किसी को ध्यान नहीं आता था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उस समय। नादिर शाह ने मुग़ल शासन प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया था और इसने अपने पुतला बनवाया था और अपने नाम का सिक्का चलवाया था भारत में। अब इसने कौन कौन से युद्ध जीते थे, इस बारे में चर्चा करते हैं। पहला युद्ध इसने भारत में गजनी पर अधिकार किया था। यह भारत का पहला अधिकार था इस नादिर शाह का। और 2 जून सन 1738 में काबुल पर इसने अधिकार किया और बाद में 1738 में ही पेशावर की जीत की। इसने पेशावर को भी जीत लिया था। तीसरा इसकी जीत थी अटक के पास सिंध नदी को पार करता हुआ यह लाहौर पर अधिकार कर लेता है। तब लाहौर का जो मुग़ल गवर्नर था उसका नाम था ज़कारिया खान। यह बिना युद्ध के ही नादिर शाह के सामने समर्पण कर देता है और नादिर शाह अपनी ओर से ज़कारिया खां को
अपना गवर्नर नियुक्त करता है और पुनः लाहौर का गवर्नर बना देता है। और यह 16 फरवरी 1739 को सरहिंद जीतता है और उसके बाद अम्बाला जो पंजाब में है उसको जीतता है और आगे बढ़ता हुआ अजीमाबाद के करनाल में प्रवेश करता है। फिर इसका सामना होता है करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के सेना के बीच की लड़ाई होती है और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ देते हैं शहादत खान दौरान, जो उस समय मीर बख्शी थे, और कमरुद्दीन और निज़ाम उल मुल्क इनका मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देते हैं, जिसमें इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है। युद्ध के दौरान जो मीर बख्शी थे वो युद्ध में मारे जाते हैं और निज़ाम उल मुल्क जो थे वो इन दोनों नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच शांति समझौता करवाता है और इससे खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला, जो खानदौरान की मृत्यु के बाद उसका पद मीर बख्शी का खाली हो चुका था, उसे निज़ाम उल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया जाता है। शहादत खां चाहता था कि मीर बख्शी उसे बनाया जाए, लेकिन युद्ध के दौरान नादिर शाह ने शहादत खां को बंदी बना लिया था और मीर बख्शी बनना चाहता था शहादत खां, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शहादत खां नादिर शाह को उकसाने लगा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, तुम 20 लाख के बजाय 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं यदि तुम दिल्ली पर आक्रमण करते हो। तब नादिर शाह शहादत खां को कहता है, यदि मुझे 20 करोड़ नहीं मिलते हैं तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा, और नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आते हैं नादिर शाह का दिल्ली पर आगमन। जब नादिर शाह दिल्ली में आता है तो यह झूठी अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह के सैनिकों की हत्या कर दी गई है, जिससे नादिर शाह अधिक क्रोधित होता है और वह दिल्ली के निवासियों को कत्लेआम करने का हुक्म देता है और मुगल सम्राट से गद्दी छीन लेता है और स्वयं वहाँ का सम्राट बन जाता है। यहाँ पर मुगल सम्राट का शासन समाप्त हो जाता है। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, यानी यह पूरे संपूर्ण शासक बन चुका था। और यह 20 करोड़ रुपया इसको जब नहीं मिलता है तो यह खबर जब आदत खां को मिलती है तो वह डर के मारे विष पीकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद अवध का नवाब सफदर खां बनता है। ये सब हो जाने के बाद नादिर शाह अपने देश ईरान वापस लौटना चाहता है, तो वह अपने साथ भारत से कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नादिर शाह भारत में जो गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा निकला था वह भारत से ईरान लेकर चला जाता है और शाहजहां के द्वारा बनाई गई मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ लेकर चला जाता है। उस समय का मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अपनी बेटी का विवाह नादिर शाह के पुत्र से कर देता है। तब नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला आपस में समझी हो जाते हैं, जिसके कारण मोहम्मद शाह रंगीला कश्मीर और सिंधु नदी का पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को दे देता है और ठट्टा का प्रदेश भी नादिर शाह को दे देता है। नादिर शाह अपने साथ यहाँ से दास, घोड़े और सैनिक और रंगरेज लेके जाता है। यहाँ से भारत से ईरान लेकर के जाता है। रंगरेज ऐसे लोग होते हैं जिनको कारीगर कहा जाता है। भारत देश में कारीगर यानी महल बनाने वाले, उनको रंगरेज कहा जाता था। और वह जाते समय
मुग़ल सम्राट को सारे अधिकार वापस कर देता है जो उसने मुग़ल बादशाह से छीने थे। यानी कि वहाँ पर अब संपूर्ण रूप से मुग़ल का शासन हो जाता है। फिर से मोहम्मद शाह रंगीला वहाँ का शासक बन जाता है। अब आइए देखते हैं, जब नादिर शाह भारत से चला जाता है ईरान, तो भारत की स्थिति कैसी हो जाती है। पहला, भारत आर्थिक तौर पर मुग़ल शासक कमज़ोर हो जाते हैं। जो भारत में मुग़ल शासक शासन किया करते थे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। यानी नादिर शाह यहाँ के खजाने और बहुत की कीमती सामानों को यहाँ से लूट करके लेके चला जाता है, जिनसे मुग़ल शासक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, सेना की कमज़ोरी सामने आई। यही वो सेना थी जो बाबर के समय पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ लड़ी थी और हराया था इब्राहिम लोदी को। यही वो मुग़ल सेना थी जिसने कई युद्ध जीते थे। अब इनकी कमज़ोरी भारत के सामने आती है। तीसरा है, भविष्य में आक्रमण के लिए मार्ग तैयार। यानी कि अब भविष्य में कोई भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि सभी को पता चल गया था कि भारत पर जो शासन कर रहे मुग़ल हैं वो कितने कमज़ोर हैं। यानी अब विदेशियों का आक्रमण का मार्ग खुल चुका था, यानी तैयार हो चुका था। अब जो दिल्ली पर मुग़ल शासन करते थे उनकी भी कमज़ोरी सामने आई कि वो किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। उनके कमज़ोरी सभी को दिखाई देने लगी। और पांचवा कारण यह था, प्रभाव यह पड़ा, मुग़ल शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, यानी कि नष्ट हो गई। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। वह किस कारण से आक्रमण करता है ये अगले वीडियो में जानेंगे। इसने भारत पर आक्रमण केवल शासन के लिए नहीं किया था।